नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा। चित्रलेखा का आज 7वां भाग होगा और पिछले यानी छठे भाग में आपने सुना कि उससे पिछले में आपने सुना था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य का राज दरबार होता है। वहां पर चित्रलेखा नृत्य कर रही होती है और कुमारगिरी अपने योग तप का एक परिचय देता है। वहां पर उदाहरण दिखाता है कुछ लोगों को संसार में ईश्वर की उपस्थिति का। लेकिन वहां फिर चित्रलेखा आती है बीच में। एक तरह से उनकी जो थॉट हैं जिससे सारे दरबारीगण प्रभावित हो जाते हैं उसको वो क्रॉस करती है। फिर सभी मिलकर कहते हैं कि चित्रलेखा विजयी हुई और चित्रलेखा के मस्तक पे मुकुट रख देते हैं और चित्रलेखा वो मुकुट उठाकर कुमारगिरी के मस्तक पे रखती हैं कि विजेता तो आप हैं। और पिछले यानी छठे भाग में आपने कुमारगिरी और चित्रलेखा का वार्तालाप सुना। चित्रलेखा कुमारगिरी के प्रति उनके योग तप बल से बहुत आकर्षित है और वो कहती है कि आप मुझे दीक्षा दें। और कुमारगिरी की बातों से और यहाँ बहुत अच्छा था इसका, अगर पिछले भाग को आपने ध्यान से सुना होगा कि चित्रलेखा को वो दीक्षा लेना चाहती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि मेरा रूप और सौंदर्य ऐसा है कि मैं इस योगी को पिघला सकती हूँ। और कुमारगिरी के अंदर ये बात है कि वो दीक्षा देने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है, क्योंकि आपने पहले ही भाग में आपने सुना होगा कि वो नारी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं कुमारगिरी कि उसके जीवन में स्त्री का कोई स्थान नहीं है। तो अब जब चित्रलेखा उसके पास दीक्षा की एक तरह से कहीं भिक्षा मांग रही है तो उसे इस बात का भय है अंदर से कि कहीं वो अपने रास्ते से भटक ना जाए। इस वजह से वो चित्रलेखा को दीक्षा देने से मना करता है। लेकिन उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि कभी लगता है कि चित्रलेखा झुक रही है और कभी लगता है कि कुमारगिरी झुक रहे हैं। ये एक पाठक के तौर पर मेरी ये राय बनती है उस परिच्छेद को पढ़ने के बाद। आप सब श्रोता हैं, पाठक हैं, आपको क्या महसूस हुआ उस अध्याय, खास करके पिछले अध्याय में जब कुमारगिरी और चित्रलेखा का वार्तालाप होता है? क्या लगा आप सबको कि दोनों के मन में और कौन सी बातें, ऐसी बातें जो लेखक ने भी नहीं लिखी, और उस परिस्थिति में उन दोनों के मन में आखिर क्या चल रहा होगा? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज सुनते हैं 7वां भाग। श्वेतांग जी स्वामी, बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? यहाँ मैं रोककर श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अगर श्रोताओं को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अब इसमें हम आए हैं, पिछला जो एपिसोड था उसमें था कुमारगिरी और विशाल देव की चर्चा थी। अब जो आया, जैसे ही चैप्टर के शुरू में आता है श्वेतांग, तो श्वेतांग किसके पास है? तो वो बीजगुप्त के पास है। तो फिर से हमारी कहानी बीजगुप्त और श्वेतांग के पास आई है और चित्रलेखा दोनों ही जगह उपस्थित है बराबर रूप में। श्वेतांग जी स्वामी, बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? हाँ, आज योगी कुमारगिरी को स्वामिनी ने पराजित किया है। मुझे कितना हर्ष है। तुम्हें हर्ष है? बीजगुप्त हंस पड़ा, पर उसकी हंसी रूखी थी। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया? पर श्वेतांग, मुझे दुख है। तुम शायद मेरी बात पर आश्चर्य करोगे, पर बात ठीक है। तुम हंस सकते हो, मैं भी शायद हंस सकता हूँ, पर मेरी आत्मा रोती है। श्वेतांग ने आश्चर्य से पूछा, मैं स्वामी का तात्पर्य नहीं समझ सका। नहीं समझ सके? अरे, तुम समझ भी किस प्रकार सकते हो? तुमने अभी संसार नहीं देखा है, तुम अनुभव से रिक्त हो। जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझे हो वो उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजयी नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। परिस्थिति का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है, उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांग बीजगुप्त की बात अब भी नहीं समझ सका। उस समय तक रथ बीजगुप्त के द्वार पर पहुंच चुका था। दोनों रथ से उतर पड़े।
बीजगुप्त ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर कहा, अब तुमसे कुछ बातें करने की इच्छा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ देर तक बैठना पड़ेगा। श्वेतांग वास्तव में बीजगुप्त की बात नहीं समझ सका था। स्वामी और सेवक दोनों अध्ययन भवन में गए। श्वेतांग को बैठने का आदेश देते हुए बीजगुप्त ने बैठकर कहा, श्वेतांग, जानते हो कि कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं स्वामी। इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है, वासनाओं से उसका वैर है, और चित्रलेखा विदुषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहंग भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है और दूसरे ने आत्मविश्वास की, पर आज जो कुछ हुआ उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए और निकट भविष्य में ही दोनों अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। बीजगुप्त की बातों ने श्वेतांक के लिए पहेली का रूप धारण कर लिया था। उसने कहा, स्वामी, मैं आपकी विचारधारा की स्थान नहीं पा सका। बीजगुप्त का स्वर धीमा पड़ गया। इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की ना तो मुझ में क्षमता है और ना मैं इसको उचित ही समझता हूं। हाँ, यदि तुम ये जानना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। श्वेतांक ने कहा, स्वामी की आज्ञा भर की देर है। बीजगुप्त ने कहा, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन पर प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थीं, पर चित्रलेखा ना थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहाँ है? उसने श्वेतांक को भवन के अंदर ले जाकर एक सुसज्जित कमरे में बिठलाया। स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी। श्वेतांक प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा में खड़े निराश सामंतों की भीड़ छटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा ना आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ, इस समय चित्रलेखा कहाँ गई होगी? उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? उसने उत्तर दिया, मैं कह नहीं सकती। श्वेतांक भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था। श्वेतांक के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कुतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। दासी से उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर वो भवन से बाहर निकला और ठीक उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्वेतांक रुक गया। श्वेतांक ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांक को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांक, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों किया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। ये कहते हुए श्वेतांक हंस पड़ा। चित्रलेखा का हाथ पकड़कर श्वेतांक उसे उसके श्रृंगार गृह में ले गया। चित्रलेखा ने कहा, श्वेतांक, तुम मेरे अतिथि भवन में बैठकर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूं। वस्त्र बदलकर चित्रलेखा अतिथि भवन में आई। उस समय वो केवल एक श्वेत धोती पहने हुई थी। हाँ श्वेतांक, तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों? किस बात पर? स्वामिनी के विजय पर, श्वेतांक ने कहा।
मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई ये विषाद की झलक श्वेतांक ने प्रथम बार देखी थी। वो इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वो वेश भी श्वेतांक को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसीलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्त्रों दीप्त शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। मेरी विजय पर? श्वेतांक, मैं बधाई की पात्र नहीं हूं। वो मेरी विजय नहीं थी, वो मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। चित्रलेखा ने भी वही बात कही जो बीजगुप्त ने कही थी, और दोनों ने ये बात गंभीरता पूर्वक कही थी। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा ने श्वेतांक के मुखांकित भाव पढ़ लिए। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य ना करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहाँ गई थी? श्वेतांक ने कहा, यह प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं पड़ा। तो सुनो, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का ना मुझे कोई कारण था और ना मुझको कोई अधिकार था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया। इस समय मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। ये सुनकर श्वेतांक अवसन्न रह गया। चित्रलेखा पर का ये कैसा भाव परिवर्तन था, ये वो समझ ना सका। उसने पूछा, पर जो ठीक है उसको बतला देना प्रत्येक मनुष्य को उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है। मैंने जो कुछ किया उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी है, उसमें शक्ति है। उसका सत्य और उसका ईश्वर दोनों ही उसकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहाँ है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वो विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं होती, बनाने में होती है। पर यदि मनुष्य ऐसी इमारत बनाता है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों को हानिकारक है, तो उसे नष्ट कर देना क्या उचित नहीं है? श्वेतांक ने उत्सुकतावश पूछा। ये प्रश्न सुनकर चित्रलेखा हंस पड़ी। तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वो कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? श्वेतांक के लिए ये एकदम दूसरी समस्या थी। कैसा परिणाम देवी? ये तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा। चित्रलेखा ने जवाब दिया और दासी को पुकारा। दासी, मैंने अभी भोजन नहीं किया है, और श्वेतांक, संभवतः तुमने भी नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को 2 थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांक को भी मदिरा दी। श्वेतांक उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांक से कहना प्रारंभ किया। श्वेतांक, मेरा तुम पर स्नेह है, और उस व्यक्ति से कोई बात ना छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। श्वेतांक चित्रलेखा के इस कथन पर न्योछावर हो गया। श्वेतांक वास्तव में चित्रलेखा को स्वामिनी की भांति मानता था। यद्यपि चित्रलेखा का उसके साथ बर्ताव सदा ही ममतापूर्ण सा था। उसने कहा, देवी, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं किसी अंश में सहानुभूति में कम नहीं हूं।
चित्रलेखा ने श्वेतांक का हाथ पकड़कर कहा, श्वेतांक, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट तो ना करोगे? श्वेतांक, मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं। और मेरी सहायता करोगे? चित्रलेखा ने पूछा। मैं शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं, श्वेतांक ने वही उत्तर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांक का हाथ छोड़ दिया और बोली, सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय ना थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। श्वेतांक को उस भयानक सत्य का आभास हुआ जिसकी ओर बीजगुप्त ने संकेत किया था। अपने अविश्वास को दूर करने के लिए उसने पूछा, किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके हो? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूं। मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मेरा और कुमारगिरी का युग युगांतर का संबंध है। आज उस सभा में उस योगी ने समस्त भारतवर्ष के अखंड विद्वानों पर विजय पाई। प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित था, पर मैं नहीं थी। और ये क्यों? ये केवल इसलिए कि कुमारगिरी को मैं जानती हूं और मुझको कुमारगिरी। हम दोनों जन्म जन्मांतरों के बराबर साथ रहे हैं। श्वेतांक पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। उसने चित्रलेखा की बातों का विरोध न किया और बोला, हाँ, अब समझा। जिस दिन से मैंने कुमारगिरी को देखा है, उस दिन से मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही हूं। उसकी आत्मा की था वही ले सकता है जिसने उसकी आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया हो। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूं और साथ ही उसकी आत्मा को। श्वेतांक, कुमारगिरी मेरे जीवन का प्रधान अभिनेता है। श्वेतांक बोला, अब समझ गया हूं देवी, पर मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? तब तक दासी भोजन के 2 थाल परोस कर ले आई। चित्रलेखा ने श्वेतांक को भोजन करने का आदेश देकर भोजन करना आरंभ कर दिया। भोजन करने के पश्चात चित्रलेखा ने कहा, हाँ, तुमने पूछा था कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। तुम मेरी सहायता केवल इस प्रकार कर सकते हो कि तुम बीजगुप्त पर मेरा भेद प्रकट ना करो। बीजगुप्त को मुझ पर अविश्वास होगा, पर तुम्हारा ये काम होगा कि तुम बीजगुप्त के अविश्वास को दूर कर दो। अब श्वेतांक कुछ सोचने लगा। चित्रलेखा ने उससे जो कुछ कहा था उसको करना श्वेतांक के लिए कठिन था। बीजगुप्त उसका स्वामी था। बीजगुप्त को धोखा देना स्वामी के साथ विश्वासघात करना था, पर साथ ही चित्रलेखा भी उसकी स्वामिनी थी और साथ साथ चित्रलेखा ने श्वेतांक के मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने मदिरा का पात्र फिर भरकर श्वेतांक के होठों से लगा दिया। उस समय चित्रलेखा मुस्कुरा रही थी। श्वेतांक ने पात्र खाली कर दिया। उसी प्रकार मुस्कुराते हुए चित्रलेखा ने पूछा, बोलो श्वेतांक, क्या तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे? श्वेतांक मौन ही रहा। हाँ या नहीं उसके मुख से कुछ भी ना निकला। चित्रलेखा की मुस्कुराहट लोप हो गई। क्रोध की हल्की सी लाल रेखा उसके पराग से रंजित कपोलों पर दौड़ गई। उसके कोमल हाथ आवेश में थिरक उठे। उसने श्वेतांक का हाथ पकड़ लिया। श्वेतांक, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा। श्वेतांक चित्रलेखा के इस क्रोध के सामने झुक गया। उसने धीरे से कहा, जो आज्ञा स्वीकार है। तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। ये कहते हुए चित्रलेखा कुछ रुकी। नहीं, तुम्हें शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपना वचन मुझको दिया है और अपने वचनों की पवित्रता पर तुम्हें ध्यान रहेगा, इतना मुझे विश्वास है। ये कहते हुए चित्रलेखा ने श्वेतांक के होठों से मदिरा का 3रा प्याला लगा दिया।
श्वेतांक के नेत्र बंद थे। उसने अपूर्व सुख का अनुभव किया। मदिरा पीकर उसने कहा, देवी, मैंने सदा तुम्हारी पूजा की है। मेरे जीवन का तुम्हारे जीवन से गहरा संबंध है। तुम मेरी स्वामिनी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। तुम्हारा प्रत्येक वाक्य मेरे लिए वेद वाक्य है। इतना विश्वास रखना। और अपने वचनों की पवित्रता के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं नीच नहीं हूं। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। चित्रलेखा ने कहा, क्या आज मुझे श्वेतांक को पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा? नहीं। श्वेतांक के नशे में कंपन ना था, आत्मविस्मृति ना थी। वो बोला, नहीं, अभी होश में हूं और होश में ही रहूंगा। इतना कहकर श्वेतांक वहां से चल दिया। जिस समय श्वेतांक भवन में लौटा, उसने बीजगुप्त के अध्ययन भवन में प्रकाश देखा। परिचारिका ने उससे कहा, स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्वेतांक ने अध्ययन गृह में प्रवेश किया। बीजगुप्त उस समय बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। आज तक श्वेतांक ने बीजगुप्त को चिंतित न देखा था। बीजगुप्त के सामने मदिरा का रिक्त पात्र था और चिंता का अथाह सागर था। कल्पना के उद्यान में भय के तप्त वायु का झोंका था। सुख के साम्राज्य में दुख की क्रांति थी। श्वेतांक को देखकर बीजगुप्त मानो निद्रा से चौंक उठा। तुम आ गए, पर बहुत देर लग गई। श्वेतांक बैठ गया। सुराही से उड़ेल कर उसने शीतल जल से पात्र भरकर एक घूंट में खाली कर दिया। कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद बीजगुप्त ने फिर कहा, श्वेतांक, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, क्या कारण है? हाँ स्वामी, स्वामिनी की प्रतीक्षा में मुझे इतनी देर लग गई। चित्रलेखा की प्रतीक्षा में? बीजगुप्त ने संभल कर बैठते हुए कहा। क्या कहा? जिस समय तुम चित्रलेखा के भवन पर पहुंचे उस समय वो वहां नहीं थी। श्वेतांक झिझका। उसे अपनी प्रतिज्ञा और शपथ का स्मरण हो आया। स्वामी का अनुमान ठीक है, चित्रलेखा अपने भवन में ना थी। बीजगुप्त ने श्वेतांक के वाक्यों में हिचकिचाहट देखी। उसने फिर पूछा, तुम्हें शायद उसने ये बताया होगा कि वो कहाँ गई थी? श्वेतांक के हृदय में तर्क वितर्क उठ खड़े हुए, पर निर्णय पर पहुंचने के लिए उसके पास यथेष्ट समय न था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, स्वामिनी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मंत्री चाणक्य के यहाँ आमंत्रित थी। ये सुनकर बीजगुप्त के हृदय से एक भार सा हट गया। उसके हृदय में ना जाने कैसे ये धारणा उत्पन्न हो गई कि चित्रलेखा संभवतः कुमारगिरी के यहाँ गई थी। श्वेतांक के इस उत्तर से उसका भय दूर हो गया। उसने श्वेतांक से फिर पूछा, हाँ, ये बताओ, तुमने चित्रलेखा को बधाई दी थी? श्वेतांक ने धीरे से कहा, हाँ, पर चित्रलेखा ने मुझसे ये कहा कि वो बधाई की पात्र नहीं है। अपनी विजय पर उसे गर्व ना था, उसे उस पर सुख भी ना था। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा को अपनी विजय पर दुख था। बीजगुप्त मुस्कुराया, पर उसकी इस मुस्कुराहट में करुणा का अथाह सागर छिपा हुआ था। मैंने तुमसे क्या कहा था श्वेतांक? चित्रलेखा का अपनी विजय स्वीकार ना कर पाना इस बात का द्योतक है कि चित्रलेखा की पराजय हुई। श्वेतांक बोला, अब स्वामी के अर्थ को कुछ कुछ समझ सका हूं। कुछ कुछ समझने के कोई अर्थ नहीं होते श्वेतांक। यदि तुम समझ सकते तो पूर्णतया, नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। श्वेतांक, ये याद रखना कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है। और ये परिस्थिति चक्र क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के फल का विधान है।
मनुष्य की विजय वहीं संभव है जहां वो परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसी के साथ चक्कर ना खाए, वरन अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए उस पर विजय पावे। चित्रलेखा परिस्थितियों के चक्र में पड़ गई है। कुमारगिरी का उसके जीवन में आना उसके लिए घातक है और उसका कुमारगिरी के जीवन में आना कुमारगिरी के लिए घातक है। दुर्भाग्यवश दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बिना जाने हुए अपनी अपनी साधनाओं को भ्रष्ट करने के लिए आ गए हैं। अब भगवान ही उनकी सहायता कर सकते हैं। चित्रलेखा का ये एपिसोड यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा का 7वां भाग। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, किस्सा कहानी चैनल पर आई हुई साहित्यिक कहानियां उपन्यास अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।